Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our principle and practices of banking unit number 18 which deals with duties and right of a banker and customer right. तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बैंकर का क्या राइट है, क्या ड्यूटीज़ है और कस्टमर की क्या राइट है। तो फ्रेंड्स ज़रा टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या हमें टॉपिक समझना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्रेसी का ड्यूटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ड्यूटी क्या है, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो कि लॉ के अंडर कंपल्सन ऑफ लॉज हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करना है, क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करना है दोस्तों बैंक के इंटरेस्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ डिस्क्लोजर होते हैं जिसमें इम्प्लाइड कंसेंट होता है, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं रीजनेबल केयर का, गारंटी और अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, बैंक से क्या राइट है, फिर बैंक्स का लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन का राइट क्या है, चार्ज डिटरमाइन करने का राइट क्या है दोस्तों, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कब टर्मिनेट होता है, कस्टमर अवेयरनेस क्या है, BCSBI को डिटेल में देखना है, BCSBI की हिस्ट्री क्या है, BCSBI कोड की नेचर क्या है। फिर दोस्तों कोड ऑफ बैंक कस्टमर, बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, की कमिटमेंट अंडर द कोड, यानी BCSBI को डिटेल में डिस्कशन करना है। तो ये है दोस्तों, और बैंक का सिक्रेसी लॉ ये हमारा लास्ट है। तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दोज कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड आवर चैनल, so we want to disclose you what are the paid courses regarding our JIB 2023 examination which is scheduled to held in the month of May. So we are covering all the 4 subjects. You will get unit wise theory videos, unit wise theory PDF, unit wise MCQ videos and MCQ PDF. So we have the 3 plans available which you can see on the screen. For more detail you can WhatsApp me on the number shown on the screen. So चलिए दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो जो भारत में जो सीक्रेसी लॉ होता है उसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एक तो हमारा डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, उसके रेस्पेक्ट में दोस्तों एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल होता है किसी भी बैंक और उसके कस्टमर के बीच में, ठीक है। तो बैंक को एक कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन है कि कस्टमर के अकाउंट को सीक्रेट रखा जाए, उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। और ये जो सीक्रेट का जो ड्यूटी है, सीक्रेसी का जो ड्यूटी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है दोस्तों। बैंक क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी कस्टमर अकाउंट के बारे में कुछ ही कंडीशन में। कुछ ऐसे लीगली परमिसिबल सर्कमस्टांस होते हैं जिसमें बैंक चाहे तो कस्टमर के अकाउंट के बारे में जानकारी डिस्क्लोज कर सकती है। अब ये लीगली परमिसिबल सर्कमस्टांस क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ लॉ है, कोई लॉ है जिसके अंदर डिस्क्लोज करना कंपल्सन है। उसके बाद दोस्तों जो पब्लिक टू डिस्क्लोज है वो ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। यदि मान लीजिए कि बैंक को डिस्क्लोजर करना है कि बैंक के इंटरेस्ट में है कुछ, या दोस्तों कस्टमर का कंसेंट लिया हुआ है, कस्टमर का कंसेंट लेने के बाद आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ये सभी लीगली परमिसिबल सर्कमस्टांस हैं जहाँ पे बैंक चाहे तो कस्टमर के अकाउंट के बारे में जानकारी डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो एक तो लॉ के बारे में बताया, ठीक है, कि लॉ के कंपल्सन में कर सकती है। दूसरा दोस्तों पब्लिक ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू डिस्क्लोजर, फिर बैंक के इंटरेस्ट में, और फाइनली क्या है कि आपने कस्टमर का इम्प्लाइड कंटेंट लिया है, कंसेंट लिया है, तब आप जाके डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं दोस्तों डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बैंक्स को लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कस्टमर के बारे में जानकारी दे, और कुछ ऐसे अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, या ऐसी और भी अथॉरिटी होती है जिनको ट्रांजैक्शन की डिटेल में जानकारी चाहिए होती है। तो वहाँ पे बैंक इसकी जानकारी उन सभी को दे सकती है, ठीक है। तो बैंक को ऐसी जानकारी कस्टमर के बारे में, उनके ट्रांजैक्शन के बारे में सर्टेन अथॉरिटीज़ को देनी पड़ती है। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक्ट आता है, बैंकर्स बुक एविडेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो एंट्रीज़ की कॉपी है, इसमें ये कहा गया दोस्तों कि जो भी एंट्रीज़ की सर्टिफाइड कॉपी है जो बैंक के बुक में है, उसे आप एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं लीगल डिस्प्यूट के केस में। मतलब मान लीजिए कि कोई लीगल डिस्प्यूट का केस है, वहाँ पे जो बैंक के बुक में एंट्रीज़ की कॉपी है उसे आप एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में। लेकिन बैंक विल ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आफ्टर वेरीफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द रिक्वेस्टर, यानी जो जानकारी मांग रहा है उसकी अथॉरिटी को आप वेरीफाई करेंगे, तभी बैंक ये सारी कस्टमर के बारे में जानकारी उन्हें प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
चलिए, और वही जानकारी देना है जो उसने रिक्वेस्ट किया है। मान लीजिए बोला है कि इतने तारीख का ये ट्रांजैक्शन बताओ, तब आप वो बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, राइट। तो ये कहा गया है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। डेली बैंकिंग लाइफ में आप इस सभी सर्कमस्टांस को देखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, बैंकर्स बुक एविडेंट एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि आप एंट्रीज़ की, आपके पास जो कॉपी है एंट्रीज़ की, ठीक है, वो आप एविडेंस के रूप में दे सकते हैं लीगल डिस्प्यूट के केस में। लेकिन आपको केवल वही जानकारी देना है जो उसने रिक्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको वेरीफाई करना है कि जो जानकारी ले रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपका सिविल और क्रिमिनल कोर्ट है, वो बैंक को समन कर सकती है कि डॉक्यूमेंट दीजिए, एविडेंस दीजिए, जिसको बैंक को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों? हमारे सिविल या क्रिमिनल कोर्ट है जो बैंक को समन कर सकती है। उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स दोस्तों अलाउ करती है जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं या जो हायर ऑफिशियल हैं कि वो किसी भी बुक, अकाउंट के बुक को या दूसरे डॉक्यूमेंट को बैंक से मंगा सकती है, और वहाँ पे बैंक को जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना है कि आपकी ये जानकारी इनकम टैक्स ऑफिस से मंगाई गई है। दोनों काम करना है, एक तो उसे जानकारी देना है और साथ ही साथ कस्टमर को भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ रेलेवेंट एक्ट्स हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को बैंक से रिक्वेस्ट किया जा सकता है, जैसा कि कंपनीज एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, गिफ्ट टैक्स है। तो फ्रेंड्स, ये सभी एक्ट जो हैं, चाहे आपके कंपनीज एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, फॉरेन एक्सचेंज फेमा एक्ट हो या गिफ्ट टैक्स एक्ट हो, इन सभी एक्ट्स के अंदर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया जा सकता है बैंक से, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैंने सारा कंडीशन बता दिया। अब जरा बात करते हैं ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अभी हमने क्या डिस्कशन किया? डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ के कंपल्सन में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किस किस लॉ है, वो कौन कौन सी लॉ है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों ड्यूटी टू डिस्क्लोज। तो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करने का जो ड्यूटी है वो कहाँ अराइज हो सकता है? मान लीजिए इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, तो दोस्तों बैंक जो है गारंटर को जानकारी दे सकती हैं या दूसरे बैंक को जानकारी दे सकती हैं ड्यूज़ को रिकवरी के लिए। मान लीजिए कि आपको कस्टमर से ड्यू को रिकवरी करना है, तो ड्यू रिकवरी वाले केस में बैंक जो है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकती है गारंटर को, और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे बैंक को भी डिस्क्लोज कर सकती है इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए दोस्तों बैंक जो है कम से कम एक CIC का हिस्सा हो। CIC क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। तो बैंक जो है एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कम से कम एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का मेंबर जरूर हो। और जैसे CIC को चाहिए होता है डाटा, CIC को डाटा चाहिए ना, तो CIC को डाटा चाहिए तो कौन सा चाहिए? क्रेडिट डाटा चाहिए होता है, तो क्रेडिट डाटा प्रोवाइड करे बैंक, ठीक है। कम से कम एक CIC का हिस्सा हो और क्रेडिट डाटा प्रोवाइड करे, जैसे CIC को रिक्वायरमेंट होती है, उसी बेसिस पे तो उसका रेटिंग होता है दोस्तों। जो जानकारी बैंक देती है CIC को, उसी बेसिस पे रेटिंग होता है। बैंक दोस्तों इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकती है, ठीक है, कस्टमर के इम्प्लाइड कंसेंट से या एक्सप्लिसिट कंसेंट से। यदि मान लीजिए कस्टमर अपना कंसेंट दे रहा है कि ठीक है आप मेरी जानकारी डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो बैंक ऐसा कर सकती है। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर होता है दोस्तों, वो तभी होता है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। तो क्या कर सकती है बैंक बोरोवर अकाउंट के बारे में जानकारी दे सकती है, किसी गारंटर को दे सकती है या दूसरे बैंक को दे सकती है ड्यू रिकवरी के लिए। बैंक CIC को जानकारी दे सकती है। ये सब पॉइंट मैंने बताया। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। ये क्या होता है? तो बैंक के पास ड्यूटी है कि वो दोस्तों रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करे या डिलीजेंस एक्सरसाइज करे जब भी अपने ये ड्यूटी एजेंट के रूप में परफॉर्म कर रही है, या बेली के रूप में परफॉर्म कर रही है, या ट्रस्टी के रूप में परफॉर्म कर रही है किसी कस्टमर का, ठीक है। तो ड्यू डिलीजेंस आपको ज़रूर एक्सरसाइज करना है जब बैंक अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रही है एजेंट के रूप में, बेली के रूप में, ट्रस्टी के रूप में। यदि कस्टमर लॉस सफ़र करता है, क्यों लॉस सफ़र कर रहा है? क्योंकि आपका नेग्लिजेंस है, बैंक का नेग्लिजेंस है, आपने प्रॉपर केयर नहीं रखा, तो वो स्पेसिफिक डैमेज का क्लेम भी कर सकता है बैंक से, ताकि उसका लॉस को भरपाई हो। तो आपको इसीलिए दोस्तों जब भी आप अपना ड्यूटी एजेंट के रूप में, बेली के रूप में, ट्रस्टी के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ड्यू केयर रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गारंटी और या अटैचमेंट ऑर्डर की। तो एक बैंक के पास ड्यूटी है कि वो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करे जब भी कस्टमर के मनी को हैंडल किया जाएगा। यदि कस्टमर को कोई लॉस होता है बैंक के नेग्लिजेंस के कारण, तो कस्टमर क्या करेगा? क्लेम डैमेज का क्लेम करेगा। किससे? बैंक से। गारंटी ऑर्डर एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट से मिलता है,
कोर्ट ये कहती है कि ये जो डेटर है, ये जो कर्जदार है, डेटर मतलब कर्जदार होता है दोस्तों, कर्जदार है, उसके मनी को अटैच किया जाए और बैंक को उस केस में डेटर माना जाता है फॉर अकाउंट विद अ पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो जिस अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक इज़ कंसिडर्ड अ डेटर। तो ये कौन ने ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस डेटर मनी को कि इस डेटर के मनी को अटैच किया जाए। जब भी बैंक को एक गारंटी अटैचमेंट ऑर्डर मिलता है तो तुरंत उस अकाउंट में विड्रॉल रोक देती है। कस्टमर ना ही विड्रॉ कर सकता है, ना ही उस पैसा को यूज़ कर सकता है। जो भी मनी अटैच किया गया है उस पैसा को ना विड्रॉ किया जा सकता है, ना यूज किया जा सकता है। यदि अटैच अमाउंट अकाउंट बैलेंस से कम है, मान लीजिए अकाउंट का बैलेंस 50,000 है और जो अटैचमेंट का जो अमाउंट भेजा गया है वो 20,000 का है, मतलब 20,000 रुपये अटैच करना है और कस्टमर के अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है, तो बैंक जो है अटैच अमाउंट को सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, ताकि कोर्ट को या इनकम टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट दिया जा सके। और बैंक कस्टमर को ज़रूर इन्फॉर्म करेगी कि आपके अकाउंट में गारंटी अटैचमेंट ऑर्डर आया है और इस कारण से आपके अकाउंट के ऑपरेशन को क्या किया गया है? स्टॉप किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि खाली आपने उसके अकाउंट में स्टॉपेज लगा दिया और आपने जानकारी नहीं दी। आपको जानकारी देना मस्ट है। आप जानकारी देंगे किसे? कस्टमर को, कि आपके अकाउंट में गारंटी अटैचमेंट ऑर्डर आया है और आपके अकाउंट का ऑपरेशन को रोका गया है। ठीक है, यदि जॉइंट अकाउंट है तो वहाँ पे जो गारंटी ऑर्डर होता है सिंगल नेम में वो अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए कि आपकी और आपकी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, और आपके नाम से आया कोई गारंटी ऑर्डर या, ठीक है, तो क्या उस जॉइंट अकाउंट पे बैंक रोक लगा सकती है? क्या नहीं लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ये नियम है कि जो सिंगल नेम पे गारंटी ऑर्डर आएगा उसको उस पर आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंडिविजुअल अकाउंट पे भी ये नियम लागू होता है। तो याद रखिएगा कि यदि अकाउंट जॉइंट है तो यदि सिंगल नेम में गारंटी ऑर्डर आया है तो वो अप्लाई नहीं होता है। अब जरा बात करते, तो आपने समझ लिया गारंटी ऑर्डर के रिगार्डिंग क्या नियम है। अब जरा बात करते हैं कि बैंक की क्या राइट है। तो दोस्तों, बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है, तो कुछ राइट्स हैं जो कि बैंक पे कन्फर किए जाते हैं एज़ पर कोर्ट्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। अब मैं आपको कुछ पैराग्राफ बताऊंगा जिसमें हम बताएंगे कि बैंक्स की क्या क्या राइट है। सबसे पहला आता है बैंक्स लीन। तो बैंक के पास कुछ राइट है, जैसे बैंक के साथ बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें बैंक के पास कुछ राइट्स एज़ पर द लॉ। तो ये राइट क्या आता है? राइट ऑफ बैंक लीन, बैंक को लीन करने का राइट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक किसी कस्टमर के प्रॉपर्टी को पोजीशन को रिटेन कर सकती है जब तक कस्टमर अपना कर्ज नहीं चुकाए। यानी दोस्तों, मान लीजिए कस्टमर का कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसे पॉजेस कर लिया, तब तक पॉजेस करेंगे जब तक कस्टमर ने अपना कर्ज नहीं चुकाया। दूसरा, बैंक उसे सेट ऑफ भी कर सकती है। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा जमा है उसे आप किसी भी डेब्ट को पे ऑफ कर सकते हैं। यदि मान लीजिए वही कस्टमर का कोई ऐसा कर्ज है, वो कर्ज लेके बैठा है, तो उस कस्टमर का डेब्ट भी आप क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। सो दिस इज़ द राइट ऑफ सेट ऑफ। उसके बाद दोस्तों, बैंक के पास एक राइट है एप्रोप्रिएशन का। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर के अकाउंट में जो भी फंड है वो किसी आउटस्टैंडिंग डेब्ट के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, और जबकि कस्टमर उस पैसा को रखा है किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन चूंकि वो डेब्ट नहीं चुका रहा है, कर्ज नहीं चुका रहा है, तो उसके सेविंग अकाउंट के पैसे को आप उसको लोन चुकाने के लिए यूज कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, कमीशन चार्ज कर सकती है लोन पे, ओवरड्राफ्ट पे या दूसरे सर्विसेज पे, जो भी एग्रीड टर्म है उसके अकॉर्डिंगली और जो भी मार्केट प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंगली। यदि मान लीजिए एग्रीमेंट पहले से है तो एग्रीमेंट टर्म के अनुसार करेंगे, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो मार्केट का जो कंडीशन है, जो प्रिवेल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। इस पार्टिकुलर चैप्टर का एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाए। आप यदि इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो आपको, तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। जिन लोगों ने पेड कोर्स में अप्लाई किया है, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।